स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात कैबिनेट बैठक को लेकर करेंगे। तिथि इसकी निर्धारित कर दी गई है और इससे बड़ा सवाल ये है कि इस कैबिनेट में कौन कौन से एजेंडास को लेकर चर्चा हो सकती है। बड़े फैसले भर्तियों से संबंधित भी इसमें लिए जा सकते हैं, संभावना ऐसी भी बनी हुई है। तो बारीकी से हम आपको जानकारी देंगे कैबिनेट कब है और कौन कौन से एजेंडाज इसमें जा सकते हैं और अगले कल सचिवालय में इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही है, यानी कि मीटिंग्स को लेकर भी किस तरह का शेड्यूल सामने आया है। दूसरी बड़ी बात शपथ ग्रहण को लेकर करेंगे, क्योंकि राज्य चयन आयोग बहाल हो सके इसके लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों को लेकर चर्चा जरूर हुई थी और इनकी नियुक्ति करने की बात भी हुई है। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह लेकिन इनका टल गया है, आखिरकार किस वजह से। अब जब तक अध्यक्ष और इन दोनों सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, यानी कि नियुक्ति को लेकर खैर देखिए ऑर्डर्स हो ही चुके हैं, लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है और शपथ नहीं लेते हैं जब तक तब तक लाजमी सी बात है राज्य चयन आयोग बहाल नहीं हो पाएगा। तो ये भी पूरी जानकारी देंगे आखिरकार किस वजह से शपथ टल गई है। सैलरी और पेंशन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, जानकारी ये भी लेकर आए हैं। और छात्रों के टूर्नामेंट्स को लेकर आखिरकार विवाद क्यों हो गया है, यहाँ शिक्षक संगठन और अभिभावक मांग उठाने लगे हैं कि टूर्नामेंट्स पर रोक लगाई जाए, खासतौर पर रामपुर में, आखिरकार किस वजह से। हालांकि 11 सितंबर से ये टूर्नामेंट शुरू हो गए थे छात्रों के, लेकिन बीच में आखिरकार क्या बड़ा विवाद हुआ है, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अब मॉनसून बिल्कुल फीका पड़ने वाला है। ये दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। अभी 22 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा, हालांकि उससे पहले 18 सितंबर तक कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, लेकिन मूसलाधार बारिश को लेकर कोई भी चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नहीं दी गई है। पिछले कल की जो प्रेडिक्शन थी उसमें मौसम विज्ञान केंद्र का कहना था कि 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अब ये पूर्व अनुमान फिलहाल बदल गया है और इनका कहना है 22 सितंबर तक बारिश नहीं होगी। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं होने वाली है। लेकिन इसी बीच हल्की बारिश से भी जो बड़े नुकसान हो रहे हैं उससे जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ये बात कालका शिमला 4 लेन से जुड़ी हम करना चाहेंगे। यहाँ कुमारहट्टी के पास 30 फीट बड़ा डंगा गिर गया है। ये दरअसल पहाड़ का मलबा रोकने के लिए 30 फीट बड़ा डंगा वहां पर तैयार किया गया था, लेकिन पूरी तरह से ढह गया है, ताज के पत्तों की तरह ढह गया, जिसके बाद आवाजाही पर असर पड़ा। काफ़ी घंटों तक वहां कतारें लगी रही और कुछ एक वाहनों को फिर उसके बाद वाया बडोग भी भेजा गया। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को भी दुरुस्त किया जाए, क्योंकि 30 फीट बड़ा डंगा नीचे गिर गया है, तो लाजमी सी बात है जो चट्टानें या बाकी की सामग्री नीचे आ गई है डंगे से जुड़ी, उसे हटाना भी होगा, जिसके लिए थोड़ा सा समय लग जाएगा। सोलन साइड जाने वाली लेन इससे प्रभावित हो गई थी, जिस वजह से वाया बडोग भी कुछ वाहनों को भेजा गया और वहीं वन वे भी कुछ देर तक इस मार्ग को करना पड़ा था। वहीं मलबे में एक मकान के क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। ये उपमंडल करसोग से जुड़ी जानकारी सामने आई है। फिलहाल करसोग से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेरी बंगलो के गांव पैंदों में ये रात्रि को मलबा एक मकान पर आ गया था। कच्चा मकान बताया जा रहा है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत ये रही कि जो घर के अंदर परिवार के लोग थे ये पड़ोसी के घर शरण लेने के लिए चले गए थे, जिस वजह से इनकी जान बच गई और सुरक्षित स्थान पर इन्होंने समय रहते पहुंचना समझदारी से यहाँ पर एक तरह से इन्होंने काम लिया कि समय रहते ही अपना मकान छोड़ा और सुरक्षित जगह पर यानी कि पड़ोसी के घर ये पहुंच गए। फिलहाल फौरी राहत के तौर पर इन्हें अभी 10,000 रुपए दिए गए हैं प्रशासन की ओर से। 5 कंबल और एक तिरपाल भी दिया गया है और राशन की किट भी प्रदान की गई है। 5 राशन की किट इन्हें यहाँ पर दी गई है। अभी अस्थायी रूप से इन्हें एक पाठशाला में ठहराया गया है, क्योंकि अपना मकान इन्होंने खो दिया है। कच्चा मकान था और मलबे की चपेट में इस तरह से आया कि पूरी तरह से तहस नहस इनका ये मकान हो गया है। वहीं शिमला जिला के हाटकोटी में परहाट पुल पर एक महिला की मौत की जानकारी सामने आई है। दरअसल ये 20 वर्षीय युवती थी जिसकी मौत हो गई। कारण ये बताया जा रहा है दूसरी महिला की ओर से, जिसकी ओर से शिकायत भी दर्ज पुलिस थाना में की गई है कि हाटकोटी की ओर से दिल्ली नंबर की एक गाड़ी आ रही थी और ये दोनों महिलाएं पुल के ऊपर से गुजर रही थी। वहीं
रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चल रही थी, जिसकी वजह से चपेट में आ गई 20 वर्षीय युवती और उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि जो गाड़ी में सवार व्यक्ति था उसने जैसे तैसे सिविल अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की युवती को, लेकिन ये पहले ही अपना दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और ये हाटकोटी में परहाट पुल की जानकारी हमने आपको दी है। देखिए, मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात अब सिर्फ संजौली की नहीं रह गई है, मंडी की नहीं रह गई है, बल्कि सोलन में भी इसका भारी असर देखने के लिए मिला है। आज वहां व्यापारियों की ओर से ऐलान किया गया था कि ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। हालांकि विरोध इनकी ओर से जताया जा रहा है 3 बड़ी बातों को लेकर। एक तो ये कि अवैध निर्माण जगह जगह हुआ है विशेष समुदाय की ओर से, और दूसरी बात ये कि सोलन बाजार में भी कई प्रवासी आ गए हैं। इन्होंने अपनी दुकानें शुरू कर दी है, कुछ को किराए पर वहां दुकानें दी गई है। बाहर से ये जो प्रवासी आए हैं बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और स्थानीय दुकानदारों को, व्यापारियों को इससे घाटा हो रहा है। तो इसीलिए ये ऐलान इन्होंने किया था कि ये बाजार बंद रखेंगे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। लेकिन यहाँ देखिए वाकया कुछ और ही सामने आ गया। ये विशेष समुदाय के खिलाफ इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाना था, प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन होना था जो बाहरी राज्यों से आकर वहां अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें खुली ही रखी और ये हिंदू समुदाय से ही संबंधित थे, और जिसमें दोनों व्यापारियों के बीच, यानी कि दोनों व्यापारी वर्गों के बीच यहाँ झगड़ा हो गया। एक तरह से झड़प का मामला सामने आया। जिस व्यापारी वर्ग की ओर से आक्रोश दिखाया जा रहा था, उनका ये कहना है कि यदि सोलन में रहना है तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा और बाहर से आए प्रवासियों को भगाना होगा, खास तौर पर वो जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कुछ व्यापारी जब दूसरे व्यापारियों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपनी दुकानें खोल दी, तो आपस में ही ये व्यापारी वर्ग फिलहाल झगड़ता नजर आया। इनकी आपस में ही यहाँ झड़प हो गई। विशेष समुदाय के खिलाफ पहले नारे लगा रहे थे, लेकिन बीच में जब दोनों व्यापारी वर्गों के बीच झड़प हुई तो मामला कुछ और ही बदल गया। और अब वहां भी व्यापारियों की ओर से लगातार यही मांग उठाई जा रही है कि जितने भी प्रवासी आए हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें खोल दी हैं, किसी ने किराए पर दुकानें ली हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो अपने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर बैठे हैं, पूरी तरह से इनकी वेरिफिकेशन हो। जिसके पास संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बार बार वो इस तरह का निर्णय लेंगे, बार बार आक्रोश दिखाएंगे, इससे माहौल बिगड़ेगा। तो इससे पहले ये जरूरी हो गया है कि अब वेरिफिकेशन प्रोसेस पर प्रशासन वहां भी गौर करे। ये मांग सिर्फ सोलन में नहीं बल्कि ऑल ओवर हिमाचल में व्यापारी वर्ग की ओर से देखिए उठाई जा रही है। शिमला में भी व्यापारी मंडल की ओर से आक्रोश दिखाया गया था दुकानें बंद रख के। सोलन में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वहां कुछ व्यापारियों ने ऐलान के मुताबिक अपनी दुकानें बंद कर दी, तो कुछ ने नहीं की, और जिन्होंने नहीं की उन पर दूसरे व्यापारी टूटकर बरसते हुए नजर आए। फिलहाल ये जो वेरिफिकेशन वाली मांग है और अवैध अतिक्रमण को लेकर जांच करने की मांग उठाई गई है, ये सिर्फ सोलन में नहीं सुजानपुर में भी उठी है। वहां भी व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरा था, इन्होंने प्रदर्शन किया और डोली में स्थित मस्जिद के सामने भी इन्होंने रैली निकालकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुजानपुर में भी लोगों का ये कहना है, उन्होंने प्रशासन से मांग रखी है कि फिलहाल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, एक एक दस्तावेज इनका खंगाला जाए, कहां से आए, कब आए, क्यों आए और यहाँ किसने उन्हें पनाह दी हुई है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम ये आने वाले समय में दे सकते हैं और वैसे भी आपराधिक घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है विशेष समुदाय के द्वारा, तो इस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये बात सुजानपुर के व्यापारी मंडल की ओर से कही गई है। इन्होंने अवैध अतिक्रमण को लेकर ये कहा कि जो रेडी फड़ी लगाई जा रही है, इसके अतिरिक्त जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हैं, वो किराए के मकान में भी रह रहे हैं, दुकानें भी लगा रहे हैं, जगह जगह उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, लाइसेंस उनके पास नहीं है। तो ये अवैध अतिक्रमण भी हटाया जाना चाहिए, प्रवासियों की जांच भी होनी चाहिए और जिन लोगों ने अपने मकानों में इन्हें पनाह दी है किराए पर, फिलहाल उन्हें भी ये कहा जाए, उन पर भी दबाव बनाया जाना चाहिए कि कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो उनके चेक हों, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा किराया लेने के लिए इन्हें पनाह दे दी गई है, लेकिन ये जानकारी किसी को नहीं है ये प्रवासी कब आए और कितने समय पहले आए थे और किस तरह की गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। इससे आपराधिक घटनाएं बढ़ सकती हैं। आपराधिक घटनाओं को अगर रोकना है तो सबसे पहले प्रवासियों की वेरिफिकेशन हो। ये सुजानपुर में भी देखिए डिमांड रखती गई है। हालांकि अब यहाँ पर एक और मामला हटकर सामने आया है, ये पौंटा साहिब से जुड़ी जानकारी देना चाहेंगे। यहाँ विशेष समुदाय ने ही, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति
जताई है हिंदू संगठन के खिलाफ। ये दरअसल दो दल है, इसमें बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच है। 2 रोज पहले इन्होंने प्रदर्शन किया था और पौंटा में जामा मस्जिद के बाहर इन्होंने जब प्रदर्शन किया तो नारे भी लगाए और कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। अब वहां विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि जैसे शब्दों का इस्तेमाल हिंदू संगठन की ओर से किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के लिए वो आपत्तिजनक है। उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र नारे लगा रहे हैं। और पौंटा में जामा मस्जिद के बाहर आखिरकार कैसे इन गतिविधियों को यानी कि इस तरह के प्रदर्शन को अंजाम दिया जा सकता है, ये बात अब वहां कही जा रही है मुस्लिम समुदाय की ओर से। और नारों को लेकर इन्होंने आपत्ति जता दी है। ज्ञापन ये सौंप चुके हैं प्रशासन के पास। ये दरअसल एसडीएम पौंटा साहिब को तहसीलदार के माध्यम से इन्होंने ज्ञापन भेजा है। तो अब क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। अभी तक माहौल देखिए क्या था कि हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, आक्रोश दिखाया जा रहा था, जगह जगह मस्जिद के बाहर ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और हिंदू समुदाय में ही जो व्यापारी मंडल है वो दुकानें बंद रखने का बार बार ऐलान कर रहे थे। लेकिन इस सबके बीच अब विशेष समुदाय की ओर से भी आवाज उठाई गई है और आपत्तिजनक शब्द जो इनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों का नाम भी इन्होंने अपने ज्ञापन में मेंशन किया है जो कि बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच से संबंधित है। पूरे मामले में कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से निगरानी रख रही है। दरअसल मामला क्योंकि सबसे पहले विधानसभा सेशन के दौरान गूंजा था और ये जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी इसमें मंत्री के स्टेटमेंट पर भी कि आखिरकार वो कैसे किसी समुदाय के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला है वो पूरे माहौल की जानकारी ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कैसा माहौल है, कहां पर क्या स्थिति चल रही है, पूरी फीडबैक उन्हें कांग्रेस की ओर से दी जा रही है। कांग्रेस हाईकमान को एक एक इनपुट दिया जा रहा है, न केवल कांग्रेस संगठन की ओर से बल्कि मुख्यमंत्री सुक्खू भी खुद यहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। एक एक इनपुट दिया जा रहा है कि अभी स्थिति कैसी है, कहां शांत माहौल हो चुका है और कहां आक्रोश में प्रदर्शनकारी आ गए हैं। इस सब को लेकर पूरी निगरानी हाईकमान ने रखी हुई है और पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं सतर्कता बरतती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। फिलहाल कई तरह के मायने अब इसे लेकर भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पहले भी दोनों समुदायों के बीच भाईचारा जारी था, आगे भी ये भाईचारा बना रहेगा और इसकी मिसाल पेश की है विशेष समुदाय के लोगों ने। वो खुद आगे आए और उन्होंने आग्रह किया है कि अवैध निर्माण को तोड़ने की इजाजत उन्हें दी जाए। तो वो खुद एक कदम आगे आए हैं और ये बात परिचय देती है इस बात का कि यहाँ पर अभी भी भाईचारा है और शांतिपूर्वक माहौल ही है, सब कुछ सामान्य है। ये मुख्यमंत्री का कहना है क्योंकि अवैध हिस्से को गिराने के लिए खुद समुदाय आगे आ गया है। तो ये परिणाम है और उन्होंने परिचय दिया है इस बात का कि उनकी तरफ से आज भी भाईचारा कायम है। खैर ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं, लेकिन हिंदू संगठन इसे किस तरह से देखते हैं, ये रिएक्शन भी बिल्कुल अब बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी मस्जिद के बाहर जाकर लोगों ने प्रदर्शन किए हैं तमाम जगहों पर, जैसे कि सुजानपुर की जानकारी हमने आपको दी। अभी हरियाणा में चुनाव होना है और वहां हिमाचल की आर्थिकी का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आज इस पर प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से जानकारी ये दी गई है कि जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये हिमाचल का नाम बार बार लिया जा रहा है। भाजपा नेताओं की ओर से ये साजिश के तहत हिमाचल का नाम लिया जा रहा है। जानबूझकर मस्जिद वाले मुद्दे को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि भाजपाई जानते हैं कि हिमाचल में आर्थिक स्थिति को लेकर इतनी परेशानी नहीं है। हालांकि ये मुख्यमंत्री की ओर से ही पहले शब्द कहे गए थे कि कमजोर आर्थिक स्थिति से हिमाचल सरकार गुजर रही है, लेकिन कुछ रोज पहले उन्होंने कहा कि कोई फाइनेंशियल मैस नहीं है, हम हर चीज से निपट रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट किया जा रहा है। अब इस पर प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, हिमाचल की आर्थिकी को मुद्दा बनाया जा रहा है हरियाणा चुनाव को प्रभावित करने के लिए और कांग्रेस को गिराने के लिए वहां पर ये मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि कांग्रेस को टक्कर दी जा सके। दूसरी बात ये उन्होंने कही है कि मस्जिद को भी जानबूझकर यानी कि मस्जिद विवाद को भी जानबूझकर वहां पर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से तर्क ये भी दिया गया है कि
वित्तीय अनुशासन के तहत कुछ एक कदम उठाए गए हैं। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर उन्होंने ये जानकारी आज दी है कि वित्तीय अनुशासन लाना था, इस वजह से कदम उठाए। इससे हर माह 3 करोड़ की बचत होगी और ऋण के ब्याज से बचने के लिए ये एक उपाय ढूंढा गया है, जो कि 3 से 4 दिन लेट अब यहाँ कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। पेंशन महीने की 1 तारीख को ही मिलेगी, ये भी उनकी ओर से ऐलान किया गया है। भाजपा के प्रवक्ता रणधीर शर्मा का कहना है कि कोई झूठ भाजपाइयों ने नहीं कहा है, बल्कि कर्मचारियों को देरी से ही इस बार वेतन मिला है। पेंशनर्स को 10 तारीख को पेंशन दी गई है। आने वाले समय में व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, क्योंकि उन्हें वित्तीय अनुशासन लाना है, तो कोई साजिश नहीं रची जा रही है। जो हिमाचल के हालात हैं उन्हीं का पूरा ब्यौरा बाहरी राज्यों में रखा जा रहा है, ताकि बाहरी लोग ये गलती ना करें कांग्रेस की सरकार बनाने की। ये बड़ी बात रणधीर शर्मा की ओर से कही गई है। लेकिन प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इन सभी बातों को नकारा है। उनका कहना है षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोनों मुद्दों को सिर्फ राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है हरियाणा चुनाव को देखते हुए भाजपा की ओर से। देखिए, एक और बड़ा मामला सामने आया है। ये मणि महेश यात्रा के दौरान डीसी किन्नौर के पिता गायब हो गए हैं। अमित कुमार शर्मा के पिता की हम जानकारी दे रहे हैं। इनका नाम भानीदास शर्मा था। ये मणि महेश की यात्रा पर निकले थे अपने पूरे ग्रुप के साथ। 67 साल की इनकी उम्र बताई जा रही है। 10 सितंबर को अपने गुट से ये बिछड़ गए थे। 11 सितंबर को अंतिम बार इन्हें सुंदरासी में देखा गया था और इन्हें अल्जाइमर भी है। इन्हें अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, यानी कि भूलने की बीमारी है। फिलहाल सुंदरासी में देखने के बाद इनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई सुराग नहीं मिला है। इतने दिन बीत गए हैं। इनका बैग और फोन फिर यहाँ पुलिस प्रशासन के हाथ लग गया है, लेकिन अभी तक व्यक्ति की तलाश जारी है। और इनके परिवार की ओर से ये भी ऐलान किया गया है कि जिस किसी को ये मिलते हैं और इन्हें घर तक कोई पहुंचाता है, या यहाँ अमित कुमार शर्मा के घर के लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी देता है उनके मिलने की, तो 2.5 लाख रुपए का इनाम उस परिवार को दिया जाएगा। बड़ी बात कहेंगे। देखिए, ये भरमौर और चंबा का पूरा प्रशासन लग गया है इन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है और 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। 11 सितंबर को अंतिम बार इन्हें सुंदरासी में देखा गया था। तो इस वक्त यदि चंबा भरमौर से जुड़े कोई भी लोग हमें देख रहे हो तो बिल्कुल आप भी कोशिश कर सकते हैं। इनका नाम भानीदास शर्मा बताया जा रहा है और इन्हें भूलने की बीमारी है। भूले भटके कहीं पहुंचे हो तो इस बात की जानकारी आप डीसी किन्नौर के परिवार को दे सकते हैं। सीधा संपर्क आप डीसी किन्नौर से भी साध सकते हैं और 2.5 लाख रुपए इनाम भी उनकी ओर से दिया जाएगा अगर पिता की जानकारी इनकी दी जाती है किसी भी व्यक्ति की ओर से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है छात्र संघ चुनाव को लेकर। ये इस बार भी बहाल नहीं होंगे और इस साल भी बिल्कुल प्रक्रिया वही रहेगी जो कि पिछले वर्ष हमें देखने के लिए मिली थी। मनोनयन के आधार पर ही एससीए का गठन होगा, यानी मेरिट में जो छात्र आए हैं उन्हें अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। हालांकि छात्र संगठनों की ओर से इतना दबाव बनाया गया सरकार पर कि पुरानी प्रक्रिया के तहत छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरिट में रहने वाले छात्रों को ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। मनोनयन के आधार पर ही ये गठन अब होने वाला है। इसके लिए कॉलेजेस को 10 दिन का समय दिया गया है, 18 से 27 सितंबर तक का। 21 सितंबर तक इसमें नॉमिनेशन मांगे गए हैं और प्रदेश भर के करीब 113 कॉलेजों में ये छात्र संघ यानी कि एक तरह से चुने जाते हैं। जो एससीए का गठन होता है ये तकरीबन 113 कॉलेजेस में गठन किया जाता है और इसके लिए समय जो दिया गया है हम जानकारी दे ही चुके हैं। फिलहाल मंजूरी जरूर मांगी थी छात्र संगठनों ने कि ये पुरानी प्रक्रिया के तहत चुनाव बहाल हो सके, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई है और प्रत्यक्ष चुनाव पर फिलहाल सरकार की ओर से अभी भी रोक लगाई गई है। अधिसूचना के मुताबिक मनोनयन आधार पर ही अब ये गठन होने जा रहा है और 10 दिन का समय कॉलेजेस को इसके लिए दिया गया है। 21 सितंबर तक जरूरी है कि नॉमिनेशन कर दी जाए छात्रों की ओर से, यानी कि नॉमिनेशन मांगी गई है। कर्मचारियों के मुद्दों पर भी बात करना चाहेंगे। जेसीसी पर हर किसी की निगाहें हैं। सरकारी कर्मचारी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जेसीसी की बैठक कब होगी और किस गुट की अध्यक्षता में होगी। फिलहाल एनजीओ फेडरेशन के लिए 2 गुटों की ओर से दावा किया गया है। इसमें एक प्रदीप ठाकुर का गुट है तो दूसरा यहाँ त्रिलोक चौहान का ग्रुप सामने आया है। और आज ही त्रिलोक गुट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है
और इनका ये कहना था कि इनके संगठन के साथ जल्दी ही मुख्यमंत्री खुद जेसीसी की बैठक करे। आश्वासन इन्हें जरूर दिया गया है, लेकिन आश्वासन तो प्रदीप ठाकुर के गुट को भी दिया गया है कि जेसीसी की बैठक उनके साथ ही होगी। अभी तक ये बड़ा सवाल ही है कि आखिरकार ये संयुक्त समन्वय समिति की बैठक होगी कब और कब यहाँ कर्मचारियों के मुद्दे निपटाए जाएंगे। इसमें त्रिलोक गुट की ओर से आज मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात भी रखी गई है कि विभिन्न विभागों में, बोर्ड में और निगम में फिलहाल पदोन्नतियों से जुड़े कई मामले लटके हुए हैं, इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द जेसीसी की बैठक बुलाई जाए। कर्मचारी अब और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। कई वर्षों से उनके साथ न्याय नहीं हो पाया है। अपने मसलों को लेकर वो रोते भी लगते रहे हैं, लेकिन निपटारा तभी हो पाएगा जब मुख्यमंत्री जेसीसी की बैठक करेंगे त्रिलोक गुट के साथ, और यही इनकी ओर से आज आग्रह भी किया गया है। हालांकि इससे पहले प्रदीप गुट भी मिला था और प्रदीप ठाकुर ने भी यही हवाला दिया था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, जल्दी जेसीसी की बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन किस गुट के साथ जेसीसी की बैठक होती है, ये बड़ा सवाल है और तब तक इस पर संशय ही बरकरार रहेगा जब तक जेसीसी की बैठक हो नहीं जाती है। दूसरी बात करेंगे संयुक्त कर्मचारी महासंघ की। संयुक्त कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल भी आज मुख्यमंत्री से मिला है और सबसे अहम मांग देखिए इन्होंने क्या रखी है। सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के नेताओं को प्रिविलेज मोशन जारी किए गए थे, तो इनका ये कहना है जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है उसे खत्म किया जाए, यानी कि उनके खिलाफ जो भी कदम सरकार की ओर से उठाया गया है उसे खत्म किया जाए। इन्होंने एक तरह से मध्यस्थता पेश करने की कोशिश की है अपने गुट की ओर से। रिएक्शन इसका क्या आता है सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से, ये बिल्कुल हम देखने वाले हैं। सचिवालय एसोसिएशन में 5 एसोसिएशन है जो एक साथ हो गई हैं। डीए एरियर पर तो मांग उठा ही रहे हैं, लेकिन बाकी अन्य मसलों पर भी वो काफी ज्यादा गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। और सरकार और इस एसोसिएशन के बीच का तनाव खत्म हो सके, इसके लिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ आगे आया है। इनका कहना है 4-9-14 की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ भी जल्दी ही कर्मचारियों को दिया जाए। विभागों में, बोर्ड्स में, निगमों में और बाकी जो अन्य कर्मचारी हैं जल्द ही नियमितीकरण का तोहफा उन्हें दे दिया जाए। यानी कि इन्होंने मांग वो रेगुलराइजेशन वाले ऑर्डर्स पर उठाई है कि पहले 2 बार यहाँ रेगुलर करने की प्रक्रिया रहती थी, अब यहाँ एक ही बार रेगुलर किया जाता है। कर्मचारियों को तो दोबारा से 2 मौके उन्हें वर्ष भर में दिए जाने चाहिए। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अब जिनका खत्म हो गया है, सितंबर में वो रेगुलर होने थे पिछली प्रक्रिया के तहत, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। साल में एक ही बार रेगुलर हो सकते हैं, तो उन्हें अगले मार्च तक का अब इंतजार करना होगा। तो इस पर भी जोर देते हुए इन्होंने कहा है कि प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाए। खैर ये मांग बहुत ज्यादा घिसी पिटी सी हो गई है, पिछले कई वर्षों से रखी जा रही है, लेकिन किसी सरकार ने इस पर अभी तक कोई गौर किया नहीं है, ना पिछली सरकार ने, और इस सरकार से उम्मीद काफी लगाई है कर्मचारियों ने। लेकिन देखते हैं कि जेसीसी की बैठक सबसे पहले कब तक हो पाएगी, उसके बाद ही ये निपटारा होगा। और त्रिलोक गुट यहां दावा कर रहा है कि उनके साथ ही मुख्यमंत्री जेसीसी की बैठक करने वाले हैं। सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन पर भी आना चाहेंगे, ये अगले कल रणनीति तैयार करेंगे। जनरल हाउस बुलाया जा रहा है। देखिए पहले एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव शर्मा की ओर से ये कहा गया था कि वो जनरल हाउस बुलाएंगे और उसके अगले दिन से मास लीव पर जाएंगे, यानी कि सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। लेकिन बीच में ये ऐलान एसोसिएशन के कर्मचारियों ने वापस ले लिया और अब दोबारा से जनरल हाउस उनकी ओर से बुलाया जा रहा है। अगले कल कोई भी बड़ा निर्णय इससे संबंधित लिया जा सकता है, क्योंकि कर्मचारियों का आक्रोश खत्म नहीं हो रहा है। डीए एरियर देने पर कोई हलचल अभी सरकार में नजर नहीं आई है, और इस पर अब कर्मचारी क्या रणनीति तैयार करते हैं अगले कल, इस पर हर किसी की निगाहें बनी रहेगी। जनरल हाउस क्योंकि अगले कल देखिए सचिवालय में इन्होंने फिर बुला लिया है। एक और सचिवालय में कर्मचारियों की भीड़ नजर आने वाली है, जहां ये मिलकर रणनीति तैयार करेंगे, और जनरल हाउस इन्होंने बुलाया है। दूसरी गूंज हमें कालीबाड़ी में सुनाई दे पड़ेगी, जहां पर पेंशनर्स सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। पेंशनर्स ने चेतावनी दे दी है कि या तो इन्हें 15 सितंबर तक वार्ता के लिए बुलाया जाता, और ये अब नहीं बुलाया गया है तो 20 सितंबर के बाद ये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लेंगे। ये बड़ी बात इन्होंने कह दी है। फिलहाल अभी तक तो वार्ता के लिए बुलाया नहीं गया, लेकिन 20 सितंबर से पहले सरकार बुलाती है या नहीं, ये देखना अब काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है।
तो यही बवाल अभी मचा हुआ है। पेंशनर्स अपनी पेंशन को लेकर परेशान हैं, अन्य भत्तों को लेकर परेशान हैं और कर्मचारियों की नाराजगी का कारण ये है कि पहले ही 4 से 5 दिन लेट अब इनकी सैलरी कर दी गई है। डीए एरियर को लेकर भी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है और वो भी तब जब सामूहिक अवकाश को लेकर भी इन्होंने चेतावनी दे दी हो। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब कर्मचारी नेताओं को प्रिविलेज मोशन जारी यहां पर कर दिए गए हों, तो इसका भी विरोध करते हुए कर्मचारी नेता नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगले कल सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से जनरल हाउस बुलाया गया है, वो तस्वीरें भी बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। देखिए, प्रदेश के स्कूलों में इन दिनों खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। हालांकि खेल प्रतियोगिता 11 सितंबर से ही शुरू कर दी गई थी। ये टूर्नामेंट्स का दौर भी जारी है। फिलहाल रामपुर में भी क्योंकि खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले अभिभावकों ने और शिक्षक संगठनों ने मांग उठाई है कि इन्हें रोका जाना चाहिए। सरकार टूर्नामेंट्स रोकने पर आखिरकार विचार क्यों नहीं कर रही। इनके लिए चिंता का विषय ये बना है कि तकरीबन 400 छात्र छात्राएं अभी वहां पर डेंगू से पीड़ित बताए जा रहे हैं। ऐसे में दूसरे जिलों से, दूसरे क्षेत्रों से भी रामपुर अगर खेल प्रतियोगिताओं के लिए छात्र पहुंचेंगे, वो भी डेंगू की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए छात्रों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। दरअसल खनेरी चिकित्सालय में करीब 700 मरीज डेंगू के पाए गए हैं और इसका प्रकोप काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना 100 से 150 के करीब मामले वहां निजी अस्पतालों में सामने आ रहे हैं। छात्र छात्राएं वहां टूर्नामेंट्स के लिए जाएंगी तो इससे ग्रस्त हो सकते हैं। अभी डेंगू वहां पर काफी तेजी से फैल रहा है। ये बात यहां अभिभावकों की ओर से भी कही जा रही है और शिक्षक संगठनों की ओर से भी। सरकार और विभाग की ओर से कोई भी निर्णय इस पर अगर लिया जाएगा तो बिल्कुल तुरंत इस बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुला ली है और ये 20 सितंबर को होने जा रही है। सीएम की अध्यक्षता में ठीक 12 बजे शुरू होगी। अगले कल इसके लिए बड़ी मीटिंग्स होने जा रही हैं। ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी ठीक दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक मीटिंग लेंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित मसलों पर चर्चा होगी। जिन मसलों पर चर्चा होगी वो एजेंडा के तौर पर लगाई जाएंगी कैबिनेट में, यानी कि वो आइटम्स एजेंडा के तौर पर कैबिनेट में लगाई जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2800 के करीब भर्तियां होनी है शिक्षा विभाग में। एंटिटी भर्ती पर भी चर्चा होने जा रही है और ये भी एजेंडा आइटम कैबिनेट में शामिल की जा सकती है। कॉलेज के टीचर्स के लिए टीचर अवार्ड पॉलिसी बनाई जाएगी। अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कॉलेज टीचर्स के लिए, लेकिन अब सरकार इस पर विचार कर रही है। ये मामला भी कैबिनेट में जा सकता है क्योंकि अगले कल इसके लिए मीटिंग में भी चर्चा होने वाली है, जो कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। और साथ ही साथ डाइट और एससीईआरटी में होने वाले सुधारों पर भी मामला चर्चा में रहने वाला है अगले कल। अब लाजमी सी बात है, जिन मामलों पर अभी चर्चा अगले कल होने वाली है वही कैबिनेट में भी लाए जाएंगे। फिलहाल इस तरह के संकेत शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए हैं। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कब होगी, ये सवाल युवाओं की ओर से किया जा रहा है और नई भर्तियों का इंतजार तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन पेपर लीक मामले में फंसी भर्तियों का निपटारा कब तक होगा, ये भी सवाल इनकी ओर से पूछा जा रहा है। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने फिलहाल अभी तक ऐसी कोई जानकारी दी नहीं है, ना पुष्टि की है कि कब तक बैठक होगी, लेकिन माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद ही ये कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग भी हो सकती है। फिलहाल अभी 5 पोस्ट कोड फंसे हुए हैं जो कैबिनेट सब कमेटी के पास है। 5 पोस्ट कोड्स पर एफआईआर दर्ज है। हालांकि 4 पर एफआईआर दर्ज है और 1 अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, जिस पर कुछ आपत्तियां जताई गई थी और दोबारा से इन्वेस्टिगेशन विजिलेंस की ओर से इसमें चलाई गई है। 4 पर एफआईआर दर्ज है। कैसे इन्हें निपटाया जाएगा ये देखना होगा। 5 पोस्ट कोड्स कुल मिलाकर अभी कैबिनेट सब कमेटी के पास बचते हैं और कैबिनेट के बाद ही ये भी बैठक रखी जा सकती है फंसी भर्तियों का निपटारा करने के लिए। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह तो टल गया है। ये राज्य चयन आयोग की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार की ओर से इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इनका शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन टल गया है। कारण बड़ा ये है कि एक तो मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना अभी आउट ऑफ स्टेशन है, ये ठीक कैबिनेट से पहले ही आएंगे, और दूसरी बात जो इसमें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पूर्व हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स राजीव कुमार, ये भी उपलब्ध नहीं है। तो इस वजह से शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। जब शपथ ले लेंगे उसके बाद ही राज्य चयन आयोग भी फंक्शनल हो सकता है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बड़ी स्टेटमेंट सैलरी और पेंशन को लेकर दी गई है। उनका कहना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है हिमाचल के कर्मचारियों के लिए, अन्य वर्गों के लिए, वो सरासर गलत आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं। यहां 1 तारीख को ही पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी, निगम बोर्ड वाले कर्मचारियों को भी 1 तारीख को ही पेंशन और सैलरी दे दी जाएगी और केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं, विभागों में कार्यरत हैं, उन्हें 3 से 4 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन वित्तीय अनुशासन लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हर महीने इससे 3 करोड़ की बचत होगी। ऋण के ब्याज से बचने के लिए ये उपाय ढूंढा गया है। सालाना 36 करोड़ का फायदा इससे सरकार को होने जा रहा है। एक बड़ा तंज उन्होंने जयराम सरकार पर यह कसा है कि पूर्व जयराम सरकार ने निगम और बोर्ड में 56 के करीब यहां नियुक्तियां कर दी थी, जबकि 14 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही यहां वर्तमान सरकार की ओर से बोर्ड और निगम में तैनात किए गए हैं। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिजूल खर्चा किसने किया। अगर हिमाचल सरकार पर या हिमाचल प्रदेश पर इतना ज़्यादा ऋण हो गया है तो किसकी बदौलत हुआ है। गलत तरीके से आंकड़ों को पेश करना भाजपा नेताओं को आता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है बाहरी राज्यों में भाजपाइयों की ओर से। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।